देयर इज अ जीरो एरर, यानी कि वहां पे जो एरर है वो है जीरो एरर। अब देखो पढ़ते हैं, इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर डू नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल का जीरो डज नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ द मेन स्केल। देखो यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो दिख रहा है सबको, Yes, नीचे sir. वाला, है ना बेटा। देखो दिस वन इज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, और मेन स्केल का जीरो इधर है, तो ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे, दे आर नॉट कोइंसाइडिंग। कब? तब व्हेन द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर आर टचिंग ईच अदर, जब जॉज वर्नियर कैलिपर के एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इन दैट केस इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन इट इज सेड कि देयर इज सम जीरो एरर, यानी कि हमारे पास जीरो एरर है। समझ गए? अब देखो टाइप ऑफ जीरो एरर में दो हो सकती है, आइदर इट कैन बी अ पॉजिटिव जीरो एरर और अ नेगेटिव जीरो एरर। या तो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर हो सकती है या फिर नेगेटिव जीरो एरर हो सकती है। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से वाली है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हम काउंट करेंगे रीडिंग को, हम देखेंगे टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर्स। अगर हमारी टोटल रीडिंग वर्नियर कैलिपर पे जब हमारे जॉज एक दूसरे को टच कर रहे हैं, after that if the total reading on the vernier calipers is positive, in that case it is said कि there is a positive zero error। अगर total reading is negative then it is said कि there is negative zero error। देखो यहाँ पे इस केस में हमारा जो वर्नियर स्केल का जीरो है दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो इसका मतलब टोटल रीडिंग हमारी क्या है, सम पॉजिटिव वैल्यू, देयर इज सम पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, दिस मीन्स कि इट इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर नेगेटिव हुआ, देखो वर्नियर स्केल के ऊपर देखो, वर्नियर स्केल नीचे वाला है, उसके जीरो को स्पॉट करो, दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में है। दिस मीन्स कि ओवरऑल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर्स इज नेगेटिव, दिस मीन्स इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ से नोट्स में से पढ़ लेंगे। अगर किसी को अभी ये समझ नहीं आया वर्नियर कैलिपर में कोई डाउट है तो एक आधा मिनट वेट करते हैं, आप डाउट पूछिए, अदरवाइज वी विल बी स्टार्टिंग विद स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज कितने बच्चों ने देखा है? सिर्फ 4 बच्चों ने? अच्छा, 7 बच्चों ने, 8 बच्चों ने देखा है, लैब में आपने देखा होगा स्क्रू गेज क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं स्क्रू गेज को। फिर जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको मैं स्क्रू गेज दिखा देता हूँ पहले, थोड़ा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, देन आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा वीडियो में, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्क्रू कितने बच्चों ने देखा है? स्क्रू, स्क्रू गेज नहीं देखा, स्क्रू तो देखा होगा, है ना। देखो स्क्रू इतनी बेसिक चीज है, इतनी फंडामेंटल चीज है, हमारे आसपास हमें इतनी जगह पे स्क्रू मिलता है कि हम सबने देखा है। ठीक है, आप जहां बैठे हो, जिस टेबल पे, चेयर पे, मेज पे, कुर्सी पे, इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय सम स्क्रूज। उसमें जो लकड़ियां लगी है उसमें कहीं ना कहीं स्क्रू लगे होंगे। जो आपके दरवाजे हैं, घर पे खिड़कियां हैं, उन सब में स्क्रूज इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फोन है, एवरीवेयर स्क्रूज आर होल्डिंग द थिंग्स टुगेदर। तो स्क्रू का मतलब क्या है? इट्स अ थिंग जिसको हम रोटेट करें, अगर हम किसी स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं, दिस मीन्स कि वो ट्रांसलेट करेगा साथ साथ, रोटेशन के वजह से उसमें ट्रांसलेशन आएगा। यानी अगर हम उसको रोटेशन कर रहे हैं, देखो स्क्रू हेड है ये, अगर मैं इसको रोटेट करूं, ऐसे घुमाऊं, तो ये क्या करेगा, ये इधर ट्रांसलेट करेगा ऐसे लेफ्ट राइट में। ठीक है बेटा, यही है कंसेप्ट स्क्रू का। अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये कसा जाएगा, यानी उसको कस देंगे हम, टाइटनिंग ऑफ स्क्रू। अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, राइट हैंड स्क्रू आर टाइटेंड व्हेन दे आर रोटेटेड क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ राइट हैंड स्क्रू है, तो ये टाइट होगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड में ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्क्रू को डिफाइन करने के लिए वी ओनली नीड वन थिंग, दैट इज पिच। पिच का मतलब क्या होता है कि इन वन 360 डिग्री रोटेशन, 360 डिग्री के एक रोटेशन में जितना स्क्रू मूव कर जाएगा, दैट इज पिच ऑफ द स्क्रू, दैट इज पिच ऑफ द स्क्रू। एक 360 डिग्री रोटेशन यानी कि एक पूरा चक्कर घुमाने पर स्क्रू जितना मूव करेगा, यानी जितना ट्रांसलेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ द स्क्रू, या उसी को बोलेंगे पिच कांस्टेंट। अब इस पिच की दो डेफिनेशन हो सकती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच की दूरी,
यहाँ पे देखो, ये एक ये थ्रेड था, एक ये थ्रेड था, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोला, पिच कांस्टेंट। अब चाहे इन दोनों के बीच में ले लो तब भी ये पिच कांस्टेंट के बराबर ही रहेगा, पहले दो के बीच में ले लो तब भी ये पिच कांस्टेंट के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो हमें पता चला कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स इज कॉल्ड पिच कांस्टेंट। इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा था कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस स्क्रू मूव करेगा दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पिच ऑफ द स्क्रू। हाँ जी, डाउट पूछो बेटा, आकृति रितिका, डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये स्क्रू का कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, अब देखो, ये होता है एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ्स, वेरी स्मॉल डायमेंशंस। किसके टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में। एल, एल पढ़ा था ना हमने डायमेंशन। एल किसका डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, कुछ भी बोलो, हाइट बोलो, तो ये सारे के सारे एल यानी लेंथ वाले डायमेंशन को स्पैन करते हैं। तो वी आर मेजरिंग एल विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। जो स्क्रू हमने पढ़ा कि रोटेशन करते ही ट्रांसलेशन होगा, तो एक ऐसा ही स्क्रू हमने इसमें फिट कर दिया। देर इज हिडन स्क्रू इनसाइड दिस थिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, इधर आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें पता चलेगा, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसके हमें डायमेंशंस पता चल जाएंगे बाय टेकिंग द रीडिंग्स ऑन मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। जैसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स के अंदर देयर वर टू स्केल्स, वन वाज द वर्नियर स्केल एंड अनदर वन वाज द मेन स्केल। तो यहाँ पे भी बेटा मेन स्केल होगा जो लीनियर है, जो अंदर इस पे होगा स्लीव पे, और एक होगा सर्कुलर स्केल जो कि सर्कुलर जो स्पिंडल है उसके ऊपर बना हुआ है। तो इन दोनों की मदद से हम रीडिंग लेंगे। ये रीडिंग कैसे लेंगे आपको बाद में बताऊंगा। अब देखो, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज होता कैसा है। स्क्रू गेज, देखो, ये देखो बेटा, ये पार्ट्स दिखाए आपको स्क्रू गेज के। देन वी आर रोटेटिंग, हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो कोई रीडिंग आएगी हमारे पास, एक मेन स्केल पे आएगी, एक सर्कुलर स्केल पे आएगी। देखो यहाँ पे रीडिंग आई, पहले हमने जीरो चेक किया था उसको पूरा बंद करके कि जीरो से जीरो अलाइन कर रहा था, अब यहाँ पे खुला है तो कुछ और रीडिंग आ रही है। ये रोटेट हो रहा है, ये सर्कुलर स्केल है जहाँ पे रीडिंग्स रोटेट हो रही है, दिस इज सर्कुलर स्केल। वन रोटेशन इक्वल टू 100 डिवीजन है इस केस में बेटा। अब मैंने इसके अंदर एक कॉपर वायर लगाया, पूरा टाइट किया उसको। अब यहाँ पे रीडिंग ले रहा हूँ, मेन स्केल पे 2 mm आया, और सर्कुलर स्केल पे 45th डिवीजन। तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे रीडिंग्स को। तो ऐसा इक्विपमेंट होता है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो यहाँ पे। ठीक है, चलो, अब देखो पार्ट्स देख लेते हैं, स्क्रू गेज के पार्ट्स के बारे में। हमारे पास मेजरिंग फेसिस होंगे ये वाले, जिनके बीच में हम किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशन मेजर करनी है उनको इन दोनों मेजरिंग फेसिस के बीच में फिट करेंगे बेटा। जैसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर में क्या थे, जॉज थे, है ना, ऐसे ही यहाँ पे मेजरिंग फेसिस है, इन्हीं को हम एनविल बोल देते हैं। एक हमारे पास है मेन स्केल, ये वाला स्लीव, स्लीव जो है स्लीव बोलेंगे जिसपे ये बना हुआ है अंदर का। और दूसरा सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल कहाँ पे, थिम्बल के ऊपर बना हुआ है। थिम्बल ऐसे रोटेट होता है, जैसे हम इसको घुमाएंगे तो ये रोटेट होगा, जैसे आपने वीडियो में देखा। एक चीज है रैचिट। रैचिट मैकेनिज्म इसलिए लगाया जाता है इसके पीछे कि
इसको हम ओवर टाइटन ना कर दें, ज्यादा ना तब रोटेट कर दें। सपोज करो अगर मेरे को ये बॉल देखो, ये बॉल है, अगर मुझे इसकी डायमेंशन मेजर करनी है तो मुझे इसको बड़े प्यार से ऐसे चेक करना पड़ेगा कि लाइटली टच किया तो जो रीडिंग आ रही है वही आनी चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसा इक्विपमेंट यूज करूं जो इसको प्रेस कर दे, ऐसे पूरा दबा देगा मान लो मेजरमेंट के टाइम, तो क्या ट्रू रीडिंग्स आएंगी? ट्रू रीडिंग्स नहीं आएंगी बेटा, ये दब जाएगी, यानी जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो टू प्रिवेंट दैट थिंग वी प्रोवाइड रैचिट मैकेनिज्म इन स्क्रू गेज, रैचिट मैकेनिज्म इन स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर में हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हम उसको हाथ से मूव कर रहे थे बेटा, वहां पे हमें कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं था कि हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, बट स्क्रू में हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। हम उसको रोटेट करेंगे, रोटेशन में तो कम पावर लगेगी बट एक्चुअल में स्क्रू बहुत ज्यादा फोर्स से प्रेस कर रहा होगा उसको, तो कहीं वो बल्ज आउट ना कर जाए, कहीं वो पिचक ना जाए जिस चीज को हम मेजर कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसको थोड़ा लाइटली ही मूव करना होता है। तो टू प्रोवाइड सच प्रोविजन हम एक रैचिट मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। रैचिट मैकेनिज्म क्या करेगा, एक डिजायर्ड टॉर्क तक, एक डिजायर्ड टॉर्क को तो वो ट्रांसमिट करेगा। जब वो टॉर्क की लिमिट आ जाएगी तो ये आप इसको घुमाते रहो रैचिट मैकेनिज्म को, स्पिंडल, ये थिम्बल नहीं घूमेगा, थिम्बल फिक्स हो जाएगा। ये बस टर टर की आवाज करता रहेगा और थिम्बल फिक्स हो जाएगा, रैचिट मैकेनिज्म घूमता रहेगा। इसलिए हम टू प्रिवेंट एक्सेसिव टॉर्क हम ये मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो हम जब इसमें रीडिंग लेने के लिए टाइटन करते हैं तो हम रैचिट वाले पार्ट को ही पकड़ के रोटेट करते हैं। ठीक है, ये इसके मेन पार्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक स्लीव पे मेन स्केल है और एक है थिम्बल पे सर्कुलर स्केल। ठीक, ये चीज देखो। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, जैसे आपको वीडियो दिखाया था सिमिलर यहाँ पे हो रहा है। रैचिट को पकड़ के रोटेट करेंगे और रोटेशन के बाद ये जो है हमारा स्पिंडल, ये लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे ये टच कर जाएगा ऑब्जेक्ट को तो जो भी रीडिंग मेरी है मेन स्केल और सर्कुलर स्केल पे आएगी, उन दोनों को मैं एक साथ लेके टोटल रीडिंग कैलकुलेट कर लूंगा बेटा। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है, दैट इज पिच ऑफ द स्क्रू। पिच ऑफ द स्क्रू को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशंस। बिकॉज पिच क्या थी, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस स्क्रू ट्रेवल करेगा दैट इज द पिच। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो पिच। अब किसी को डाउट है इससे पिछले वाले में तो पूछो, पूछ लो बेटा। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होगा। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ द स्क्रू व्हेन टर्न्ड थ्रू वन डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। जब सर्कुलर स्केल पे एक डिवीजन चेंज होगा, सर्कुलर स्केल कौन सा है बेटा, ये वाला, ये वाले सर्कुलर स्केल पे जब एक डिवीजन चेंज होगा तो उतने रोटेशन में जो टिप टिप थी, ये वाली टिप, यहाँ पे जो टिप है, इस टिप ने जितना डिस्टेंस मूव किया दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो पिच कैसे, फिर लीस्ट काउंट को डिफाइन कैसे करेंगे, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्यों, क्योंकि एक पिच, यानी एक पिच के अंदर 360 डिग्री रोटेशन हो रहा है, यानी मेरा एक रोटेशन कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। अब एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब कि एवरी डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज रोटेटेड, हर एक डिवीजन एक बार इस सेंटर लाइन को पास कर जाएगा। ये वाली सेंटर लाइन है, एक 360 डिग्री रोटेशन मैं अगर दे देता हूं तो यहाँ पे जितने भी डिवीजन है दे विल पास दिस सेंटर लाइन एटलीस्ट वंस, है ना, एक बार तो ये निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि टू टू प्रोवाइड लीस्ट काउंट वैल्यू, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डिवाइडिंग पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो जितना मेरा एक यहाँ पे ये सर्कुलर स्केल का डिवीजन चेंज हो उतने में टिप कितना मूव करेगी, वही मेरा हो गया लीस्ट काउंट। ये डेफिनेशन होगी बेटा। अब देखो, नाउ टू कैलकुलेट टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग क्या है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। यही सेम था वर्नियर कैलिपर में भी कि टोटल रीडिंग क्या थी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। यहाँ भी टोटल रीडिंग इज मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। अब देखो, टोटल रीडिंग इज रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल ये वाला लेंगे, ये जो लाइन है ना इधर, इसको जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल मान लो। इससे जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है वही होगी मेन स्केल की रीडिंग।
प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। बेस लाइन क्या है ये आपको बताया था, ये जीरो लाइन है, ये बेस लाइन होती है ये वाली, ठीक है। इसके साथ सर्कुलर स्केल का जो जोन सा डिवीजन कोइंसाइड करेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल। तो ठीक है बेटा, इस केस में हम रीडिंग निकालते हैं, टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग में पहले निकालना है मेन स्केल की रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है, रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल ये लो, ये वाला मैंने आपको बताया थी ये। तो इससे जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है बताओ, बताओ बेटा देख के मेन स्केल पे क्या रीडिंग है। 15.1। 15.1 नहीं बेटा, 16 होगा ना वो, देखो 10 से 15 में 5 डिवीजन है, तो उससे अगला क्या होगा, 16 हो जाएगा। 15.1 नहीं है वो, 16 है। देखो 10 है ये, 11 12 13 14 15 और ये 16, तो उससे जस्ट पहले क्या रीडिंग आई, 16 मिलीमीटर, यस सर। क्योंकि यहाँ भी मिलीमीटर पे ही काउंट होता है बेटा, ये जो स्केल है मेन स्केल ये मिलीमीटर में ही होता है। सर स्क्रू गेज में भी हमारा मेन स्केल है दैट इज इन मिलीमीटर। तो यहाँ पे 16 था, 16 कौन सी वाली रीडिंग थी, ये वाली थी, तो ये लिख दिया 16 mm। ये मेरी मेन स्केल की रीडिंग आ गई। अब देखो सर्कुलर निकालना है, लीस्ट काउंट क्या है इसका, लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट इसका क्या होगा, पिच कितनी है बेटा, पिच इज नथिंग बट वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। एक डिवीजन मेन स्केल पे कितना है, 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर लिख देता हूँ पिच, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर ये 50 हो सकते हैं या फिर 100 हो सकते हैं। हमारे पास दो टाइप के वर्नियर स्केल होते हैं, हमारे पास दो टाइप के स्क्रू गेजेस होते हैं, एक में होती है 50 डिवीजन, एक में होते हैं 100 डिवीजन। किसी में 50 डिवीजन होंगे, किसी में 100 होंगे। वो डिपेंड करता है किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर 50 डिवीजन प्रोवाइड किए गए सर्कुलर स्केल पे तो हम 50 ले लेंगे, अगर हमें सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन प्रोवाइड किए गए तो हम 100 ले लेंगे। तो ये बताओ ये वाला कौन सा है, 50 वाला है कि 100 वाला है, बताओ। आधा स्केल दिख रहा है आपको एक साइड से, तो आप इसके हिसाब से बता सकते हो इसमें 50 डिवीजन होंगे कि 100 होंगे। भाई देखो आपको 180 डिग्री तो व्यू दिख ही रहा है ना इसका, एटलीस्ट 180 तो दिख ही रहा है। तो यहाँ 10 से लेके 35 तक पहुंचा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आधे में सिर्फ इतना गया बचे हुए में 100 हो जाएगा। तो दिस वन इज 50 डिवीजन वाला, ये 50 डिवीजन वाला है। जो आपने वीडियो में देखा था ये 100 वाला है, ये वाला 100 वाला है। देखो इसमें 50 55 आपको सारे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, 45 50 60, ऊपर देखो उस पर 60 दिख रहे हैं। यस तो सर। तो ये वाला है 100 डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे इसमें 100 डिवीजन होंगे। बट जो हमारे पास यहाँ फोटो है ये 50 वाला होगा, तो यहाँ अगर 50 ले लूँ इसके हिसाब से, तो यहाँ 50 लिख दूँ लीस्ट काउंट कैलकुलेशन में, 1 mm/50, दैट इज 0.02 मिलीमीटर। ये मेरा लिस्ट काउंट हो गया इसका, मैंने कैलकुलेट किया पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट की वैल्यू इधर ले आता हूँ, 0.02 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ देख के बताओ। बेस लाइन क्या होती है बेटा, ये वाली लाइन, ये जो बीच में बनी हुई है, इस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल पे कौन सा डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है, देखो 16। 16 दिखा है सबको, है ना। 15 से जस्ट ऊपर वाला, 15 से जस्ट ऊपर वाला, तो द कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 16। तो क्या अब मैं कैलकुलेट कर दूं टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग में क्या आया, रीडिंग ऑन वर्नियर मेन स्केल, ये मेन स्केल हो गया 16, प्लस रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल 0.02 इंटू 16, तो क्या हो गया 16 प्लस 0.32, यानी कि टोटल रीडिंग इज 16.32 मिलीमीटर्स। यानी ये क्या रीडिंग दे रहा है अभी, यहाँ पे रीडिंग जो आ रही है दैट इज 16.32 मिलीमीटर्स। कर पाओगे ये, कर पाओगे क्या बेटा ये, यस सर। देखो
Yes, अब sir. लीस्ट काउंट में आपको दिक्कत आ सकती है। लीस्ट काउंट जैसे आपको फील हुआ, लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। एक और वैरायटी हो सकती है जिसमें 100 डिवीजन होंगे, उसका लीस्ट काउंट क्या हो सकता है, वहां पे 1 मिलीमीटर तो मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर ही रहेगा लीस्ट काउंट, बट डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा अगर डिवीजन यहाँ पे 100 रहेंगे सर्कुलर स्केल पे। तो इन दैट केस द लीस्ट काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्नियर दैट पर्टिकुलर स्क्रू गेज विल बी 0.01 मिलीमीटर। अगर यही 1 mm 50 भाग में डिवाइडेड होता ऑन सर्कुलर स्केल तो 0.02 mm है। बट बाय डिफॉल्ट अगर कोई मुझे बोले कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज, तो मैं बोलूंगा 0.01 मिलीमीटर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इज कैपेबल ऑफ मेजरिंग दिस थिंग ना। यानी कुछ कुछ तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ना जिसमें 100 डिवीजन का प्रोविजन है, दोज आर कैपेबल ऑफ मेजरिंग एज स्मॉल एज 0.01 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट बोले तो ये है। वैल्यूज नहीं दियो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी यही है 0.01 मिलीमीटर। बट अगर आपको 50 डिवीजन दे दिया है या आपको दिख रहा है जैसे फोटो में 50 होगा, इसमें दिख रहा है, तो दैट इज 0.02 मिलीमीटर। ठीक है बेटा। और मेन टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल पे जो रीडिंग है हमने देखी यहाँ पे कि जो उससे जीरो लाइन से पहले क्या है 15 है, उसके बाद ये रहा 15 था, 15 के बाद 16 था, तो 16 लिख लिया मेन स्केल पे। देन लीस्ट काउंट इसका कैलकुलेटेड था 0.02 इनटू बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल पे कौन सा रीडिंग है जो कोइंसाइड कर रहा है, 15 से जस्ट ऊपर वाला 16, उसको लिख लिया। दोनों को कैलकुलेट किया तो ये फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक। अब देखो, अब बात आती है जीरो एरर की। हमने जैसे जीरो एरर देखा था इन इन केस ऑफ इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, उसी तरीके से यहां भी जीरो एरर होगा। अगर हमारा जीरो जीरो ऑफ द स्क्रू गेज इज नॉट कोइंसाइडिंग, जीरो ऑफ द स्क्रू गेज जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन। अगर बेस लाइन के साथ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग, दैट दिस मींस कि देयर इज सम जीरो एरर। ऐसा कब होगा, जब हमारे मेजरिंग फेसिस आर टचिंग ईच अदर, जब हमारे मेजरिंग फेसिस एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। इफ इन दैट केस अगर मेरा जीरो ऑन द सर्कुलर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग द जीरो ऑन द बेस लाइन, तो देर इज सम जीरो एरर। सिमिलरली जैसे हमने देखा था देर विल बी ए पॉजिटिव जीरो एरर। अगर ओवरऑल रीडिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी, ओवरऑल रीडिंग नेगेटिव है तो नेगेटिव जीरो एरर होगी। अब देखो यहाँ पे ये है मेरा बेस लाइन जहाँ पे ये रेड मार्कर आ रहा है, दिख रहा है बेटा, ये बेस लाइन है मेरा, और ये जीरो ऑन सर्कुलर स्केल है। ये वाला पूरा सर्कुलर स्केल की रीडिंग्स है, इसमें जीरो ऑन सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद बेस लाइन, दिस मीन्स यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ जीरो एरर नहीं है इसमें। सेकेंड वाल मेरे पास आया कि ये देखो लेफ्ट साइड वाला, दिस इज द बेस लाइन बट जीरो ऑन द सर्कुलर स्केल इज अ लिटिल बिट बिलो द बेस लाइन। जीरो सर्कुलर स्केल वाला है वो थोड़ा नीचे है बेस लाइन वाले जीरो से, तो दिस मीन्स देर इज पॉजिटिव जीरो एरर। अगर जीरो ऑन सर्कुलर स्केल इज अबव बेस लाइन, अगर वो बेस लाइन से ऊपर है दिस मीन्स कि देर इज नेगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव यहां से तो या तो ये याद रख लो कि ये नीचे है तो पॉजिटिव है, यहाँ है तो नेगेटिव है। देखो मैं टाइट कर रहा था बट थोड़ा वो पहले रुक गया, यानी थोड़ा और टाइट हो सकता था बट जीरो से थोड़ा सा पहले रुक गया, तो देर इज सम पॉजिटिव वैल्यू ना, क्योंकि उसमें टाइट होने की थोड़ी और गुंजाइश थी बट वो रुक गया फॉर सम रीजन, इफ देर इज सम फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट या फिर उसमें कुछ चीजें अटक गई हैं। दिस मीन्स कि थोड़ा और घूम सकता था, क्लॉकवाइज घुमाता, तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊं ऐसे तो क्या ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, और इसको और ऊपर जाना चाहिए बट ये ऊपर जा सकता था पर नहीं गया। दिस मीन्स कि मेरे पास थोड़ी सी पॉजिटिव वैल्यू रह गई, दिस इज दैट्स वाई जीरो नीचे लाई कर रहा है और इसीलिए पॉजिटिव जीरो एरर है, इसीलिए इसमें ओवरऑल रीडिंग पॉजिटिव आएगी। बट जब मैं टाइट कर रहा था तो वो पहले जीरो पे आया और क्लॉकवाइज टाइट करने पर ये जीरो को भी सरपास करके उससे ऊपर चला गया, जीरो लाइन को भी सरपास करके थोड़ा और आगे चला गया, यानी ओवर टाइटेंड सिचुएशन है, जितना उसको टाइट होना था उससे भी ज्यादा आगे चला गया। दिस मीन्स कि वो जीरो लाइन को भी क्रॉस करके नेगेटिव में चला गया टाइट होते होते, दिस इज वाई नेगेटिव जीरो एरर, यानी यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग विल बी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। अब देखो लेंथ में नेगेटिव वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स हम लेते हैं नेगेटिव चीज ताकि हम उस कंसेप्ट को समझ सके। मैं आपको बोलूं बेटा बाजार जाओ और -5 मीटर का कपड़ा ले आओ, कैन यू ब्रिंग दैट फॉर मी? Sir. -5 मीटर का कोई कपड़ा खरीद के ला सकता है क्या?
हाँ सर। नहीं ला सकते ना, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस तो बेटा नेगेटिव लेंथ का कोई है नहीं, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की इज्जत रखने के लिए हम ये सब टर्म्स यूज करते हैं। क्यों? ताकि उस कंसेप्ट को हम इजीली समझ पाए। -2 मीटर का कोई कपड़ा नहीं होगा, -2 सेंटीमीटर का कोई पेंसिल नहीं होगा। पेंसिल होगा तो देर विल बी सम पॉजिटिव लेंथ, कपड़ा होगा तो देर विल बी सम पॉजिटिव लेंथ, है ना। माइनस कुछ नहीं होता है, तो अगर माइनस आ रहा है तो ये मैथमेटिक्स की वजह से आ रहा है कि वो लेंथ को सरपास कर गया, इसलिए नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, यानी देर इज सम एरर इन अवर इंस्ट्रूमेंट, और दैट एरर इज नथिंग बट नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है, और इन दोनों को सब टाइप देखो तो दैट इज जीरो एरर, यानी कि जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज नॉट इन अलाइनमेंट विद द बेस लाइन। ठीक है बेटा। अब ये कैलकुलेशन क्या है, ये जस्ट आपको रीडिंग कैलकुलेट करनी है, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल, इन दोनों की रीडिंग अगर आप कैलकुलेट करते हो, पॉजिटिव जीरो एरर में पॉजिटिव आएगी ये वैल्यू, नेगेटिव जीरो एरर में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है। अब जिन बच्चों को यहाँ तक डाउट है या कंसेप्ट समझ नहीं आया, लिस्ट काउंट कैलकुलेशन समझ नहीं आया, या फिर रीडिंग कैलकुलेट नहीं करनी आई, तो पूछ लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है वो हम सब करेंगे बेटा। बताओ। बोलो बेटा बोलो। चलो फिर ये कर दो, नहीं आया, अगर आ गया तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको करेंगे सब लोग। करो अटेम्प्ट बेटा, सब लोग करेंगे। एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लो, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट बाद मैं आपको स्टेटमेंट और समझाऊंगा। जिन बच्चों को समझ आ रही है वो अपना सॉल्यूशन जारी रखेंगे, वो आप करते रहेंगे सोल्व, जैसे आंसर आ जाए हैंड रेज कर लेंगे। जिनको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही वो स्टेटमेंट को पढ़ते रहेंगे, आफ्टर 1 मिनट मैं आपको इसको समझा दूंगा स्टेटमेंट को, फिर हम लोग सोल्व करेंगे सब मिलके। चलो बेटा। देखो, इफ अ स्क्रू मूव्स बाय 1 मिलीमीटर इन 2 रोटेशन, 1 मिलीमीटर मूवमेंट आ रहा है कितने में, 2 रोटेशंस में, एंड इट सर्कुलर स्केल हैज 50 डायमेंशंस। डायमेंशंस बोले, डिविजन्स बोले, स्टेप्स बोले, यूनिट्स बोले, सब एक ही बात है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 500 डिविजन्स। देन फाइंड द पिच एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू। हमें पिच निकालना है और लीस्ट काउंट निकालना है। तो पिच की डेफिनेशन क्या थी, एक रोटेशन में जितना मूव करे, एक रोटेशन में जितना मूव करे दैट इज पिच। अब देखो यहाँ पे 2 रोटेशन में 1 mm मूव कर रहा है, तो एक रोटेशन में कितना मूव करेगा, 1/2 mm, तो दैट इज द पिच। और पिच को डिवाइड अगर कर देते हो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से, तो हमारा आ जाता है लीस्ट काउंट, क्योंकि वन पिच इज वन कंप्लीट रोटेशन। ऑल्सो एवरी डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज ऑल्सो 1 रोटेशन। अगर सारे सर्कुलर स्केल को कंसिडर कर लो तो भी वो 1 रोटेशन के बराबर है। तो अगर हम पिच को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से, तो हमारा आ जाएगा लीस्ट काउंट। अब करो, पहले पिच निकलेगी, फिर निकलेगा लीस्ट काउंट। करो बेटा, जिनका होता जाए हैंड रेज करेंगे। पिच इज
लीनियर मोशन, लीनियर ट्रांसलेशन इन वन कंप्लीट रोटेशन। तो यहाँ पे 2 रोटेशन में 1 mm मूव हुआ है, तो एक रोटेशन में 1/2 mm होगा, दैट इज द पिच। पिच तो मैंने आपको बता ही दिया। अब उसको डिवाइड करोगे अगर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से, तो दैट विल बी अवर लीस्ट काउंट। जिनका होता जाए वो हैंड रेज करके रखेंगे, देन आई विल आस्क फॉर द क्वेश्चन, तब आप लोग पोस्ट करेंगे चैट बॉक्स में। यार अब तो आंसर ही बता दिया मैंने, आंसर ही बता दिया, अब अटेम्प्ट ही नहीं करना तो आप लोगों को। देखो हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, ओनली 3 और 4 हैंड्स आर रेज्ड। सब लोग अटेम्प्ट करो इसे यार, ऐसे नहीं होगा। ऐसे कुछ नहीं आएगा, क्लास में तमाशा देखोगे कुछ भी नहीं आएगा। मेरे को आप पेपर दोगे मैं तो आज ही सोल्व कर दूंगा। मुझे तो अभी भी आता है, मैं तो अभी सोल्व कर दूंगा। मेरे से ही सोल्व कराना है तो वो तो आई एम वेरी मच कैपेबल नाउ ऑल्सो। टुडे इटसेल्फ आई कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। बट करना तो बेटा आपको है, फाइनल नीट का एग्जाम आपको देना है, कैपेबल आपको बनना है, आपको उतना स्ट्रोंग बनना है, उतने क्वेश्चन सीखने हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और सो, ताकि आप नीट का पेपर दे सको। तो अगर आप मेरे को सुनते रहोगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। अब तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया। देन ऑल्सो आई ओनली, मेरे को 6 ही बच्चों के हाथ दिख रहे हैं। आई ओनली सी 6 हैंड्स रेज्ड। अभी आप लोग करेंगे ही नहीं, अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं, तो उसका फिर देखो क्या कर सकते हैं बेटा, उसका देर इज नो अदर सॉल्यूशन। यू हैव टू टेक out your pen, you have to take down the question on your notebook, then only it is possible. If a screw moves by 1 millimeter in 2 rotations, 1 मिलीमीटर मूव किया 2 रोटेशन में, तो एक रोटेशन में कितना मूव करेगा 1/2 मिलीमीटर। एक रोटेशन में जितना मूव करता है स्क्रू, उसको क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू। तो पिच ही फाइंड आउट करना है, तो पिच क्या हुआ 1/2 मिलीमीटर। नाउ लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया था, लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो सर्कुलर स्केल डिविजन्स आर गिवन 500 है, तो जो पिच कैलकुलेटेड है उसको 500 से डिवाइड कर लो, यानी कि वी हैव टू डिवाइड द पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स टू गेट टू द लीस्ट काउंट, फिर हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा। बताओ अब क्या है आंसर, कितने बच्चों का कितने बच्चे कर पाए और फाइनल आंसर पे पहुंचो। तब तक सब लोग नहीं करेंगे मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, आप सब लोग करो। 7 बच्चों ने हैंड रेज कर रखे हैं, 8 ही बच्चे आए यार, यहाँ पे 30 से प्लस बच्चे हैं। तो दिस मीन्स कि 20 स्टूडेंट्स तो वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, बेशक से छोड़ जाओ, कल मत आना क्लास में फिर। अगर 20 बच्चे अगर इतना बताने के बाद भी नहीं कर पा रहे, तो फिर काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, सो जाओ, क्या ही फायदा। एवरी स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। अगर डाउट है तो फिर आप डाउट पूछा करो यार, डाउट के टाइम पे मैं पूछता हूँ आपको, बेटा डाउट पूछ लो, मैं दोबारा समझाऊंगा, तीसरे बार भी समझा दूंगा। अभी देखो 10 ही बच्चे कर पाए हैं, इन इन बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है अभी। 10-11 बच्चे जो कर पा रहे हैं उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स की वजह से जो ना कुछ कर रहे हैं ना करना चाह रहे हैं। मैं क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ 3 बार। देन ऑल्सो यू आर नॉट कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस, देन ऑल्सो यू आर नॉट कैपेबल ऑफ अराइविंग एट अ करेक्ट आंसर ABCD। 15 बच्चे आए अभी, बाकी लोग क्या फोन चला के सो गए क्या यार सब लोग। मुझे लग रहा है तुम्हारा कैमरा भी ऑन रखवाना पड़ेगा मेरी तरह। ठीक है बेटा, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिनको करना था कर लिया, नहीं करना वो भजन चल रहे हैं यहाँ पे, बापू की कथा चल रही है, अटेंड करें बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आंसर डालो बेटा चैट बॉक्स में, जिन बच्चों जो बच्चे कर पाए ABCD, खाली यही डालेंगे, इधर A B C या D, पूरा टाइप मत करना बेशक से। डालो बेटा चैट बॉक्स में। ठीक है, हाँ अब आया मजा, देखो सब लोगों ने किया, तो चैट बॉक्स में एक साथ जितने आंसर आ जाते हैं उससे आइडिया लग जाता है कि हाँ इतने बच्चों ने खुद से किया है। ठीक है।
तो बी आ रहा है ना जिनका, बी इज द करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट ने खाली ऑप्शन सी दिया था, उन्होंने शायद मे बी सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लिया होगा, बट यहाँ मिलीमीटर में लिखा है बेटा। चलो चलो जी, चलो देखो अब मैं कराता हूँ। पिच क्या था? पिच वाज दो कंसेक्यूटिव स्क्रूज के बीच की दूरी, या तो इसको बोलोगे, या फिर बोलोगे कि वन एक 360 डिग्री रोटेशन में जितना ट्रांसलेशन आए या फिर लीनियर मोशन आए, उसको बोलते हैं पिच। तो देखो 1 mm इन टू रोटेशन हो रहा है ना, मूव्स बाय 1 mm इन टू रोटेशन। तो 1 रोटेशन में कितना आएगा? दैट विल बी 1/2 1 by मिलीमीटर। 0.5 mm बोल दूं पिच को, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होगा? पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। दोनों चीजें हैं ना मेरे पास, पिच तो मैंने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 0.5 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा है 500, 500 होगा, यानी कि 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन बी। जितने बच्चों का ऑप्शन बी आया है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आया है बेटा, वो ऑप्शन यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। और ये मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है। पिच ऑफ द स्क्रू, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशंस, तो 1/2 0.5 mm। पिच इज द पिच, लीस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 0.5 दिस। तो कितने बच्चे कर पाए? अब इसके बाद कितने बच्चे समझ पाए? चलो कर तो लेना, अब समझ कितने बच्चों को आ गया? वो लोग हैंड रेज करो। समझ आ गया, कर लिया, जिनको हवा लग गई इसके विषय की पूरी। यहाँ क्या है? ठीक है, 22 स्टूडेंट, 23। ठीक है जी। तो अब स्क्रू गेज में जिनको भी जो भी डाउट है वो अभी पूछ लो। जिनको स्क्रू गेज में कोई भी डाउट है तुरंत पूछो, हैंड रेज करो और पूछो, या अनम्यूट करो सीधा पूछो। इसके बाद स्क्रू गेज की बात नहीं करेंगे क्लास में। पायल, दिव्या, खुशबू, हाँ जी बेटा, डाउट है तो पूछो। किसी बच्चे को डाउट है अभी इसमें? No, sir. No, sir. ठीक है, तो हमारा ये यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर अभी फिनिश हो गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए थे टेस्ट से पहले, नहीं बताए थे क्या? देखो इस चैप्टर में विद रिस्पेक्ट टू नीट, नीट एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तीन चीजें, चार चीजें इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज एरर्स, जो हमने एरर्स पढ़े। नंबर दो, डायमेंशंस। नंबर तीन, स्क्रू गेज। Vernier caliper. और नंबर चार, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ज्यादा आता है, स्क्रू गेज भी आ जाता है ना, स्क्रू गेज भी आता है। देखो एरर्स में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर पढ़ा, फिर रिलेटिव एरर पढ़ा, फिर परसेंटेज एरर पढ़ा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर भी पढ़ा था बीच में। तो उसी तरीके का जो फॉर्मेट था कैलकुलेशन ऑफ एरर्स का, दैट इज इंपॉर्टेंट। डायमेंशंस में हमने पढ़ा फंडामेंटल डायमेंशंस थी, फिर डिराइव्ड थी, फिर हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, वी वर इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, वो वाली पार्ट। डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना ऑफ अ गिवन इक्वेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्क्रू गेज में जैसे हमने आज पढ़ा, स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे लेते हैं, और स्क्रू गेज में जीरो एरर जो होती है वो कैसे होती है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्नियर कैलिपर्स में सेम, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेशन, अगर हमें डिविजन्स दे दिए जाए मेन स्केल और वर्नियर स्केल पे। उसके अलावा वर्नियर कैलिपर्स पे रीडिंग कैसे देखते हैं, टोटल रीडिंग, यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वो वाला कंसेप्ट। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी हो गया है चैप्टर कंप्लीट। अभी इस पूरे चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, 1 मिनट का टाइम है, आप आराम से सोचिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं यहीं पे।
सॉरी, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, जिनका क्वेश्चन हो गया था उनको तो वैसे डाउट आएगा नहीं, आप लोग एक दो क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना। असाइनमेंट आपने नहीं किया है तो यूनिट एंड डायमेंशन के 2 असाइनमेंट शेयर्ड हैं, आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जिन बच्चों से नहीं हो रहा दे शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, और जिनसे हो रहा है उनको तो और ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका बेटा प्रैक्टिस हो जाए, सिलेक्शन मिल जाए ताकि आपको फाइनल। अब देखो हमारे पास 2 चॉइस है, आइदर वी कैन ड्रॉप ऑफ द क्लास राइट नाउ, या फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं, बताओ। कल से करें नेक्स्ट चैप्टर या अभी स्टार्ट कर दें? सर अभी कर दो। अभी कर दूं? ठीक है, अभी कर दें बेटा स्टार्ट। यस सर। यस ठीक है, सर। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर्स। मोशन इन 1D से पहले एक चीज और पढ़नी है हमें, वेक्टर एंड कैलकुलस। तो नीट के हिसाब से वो तो बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे हो स्कूल में। तो हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स। बताओ बेटा वेक्टर क्या होता है, जो आपको पता है वो बता दो वेक्टर के बारे में। व्हाट इज ए वेक्टर? सर जी में मैग्नीट्यूड और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ऐसी क्या दिक्कत आई कि वेक्टर्स की जरूरत पड़ गई, ये मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो हमने पढ़ा था ड्यूरिंग, जब हम फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर देख रहे थे तो हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड 2 थिंग्स टू स्पेसिफाई देम। एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक एसोसिएटेड यूनिट होगा, है ना, n टाइम्स u। जब हम ये फॉर्मूला देख रहे थे n1u1 इक्वल्स टू n2u2, ऐसा कुछ देखा था ना। तो देखो हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी में ये चीज रिक्वायर्ड है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी थी, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताने भर से काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, कि टेम्परेचर, मुझे फीवर आया सपोज करो, मैं बोलता हूँ बेटा मुझे फीवर है और उसका कितना है सर, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 102 डिग्री है, तो वो बात हो गई पूरी, लाइक टेम्परेचर रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलूं कि बेटा मुझे फीवर आया है एंड दैट इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इन नॉर्थ डायरेक्शन या फिर इन साउथ डायरेक्शन, तो वो कोई साइंस वाली बात नहीं होगी ना। तो फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर वी रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर मैं बोलूं कि मैं 5 कदम चला इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो वहां पे डायरेक्शन मेक्स सम सेंस ना। डायरेक्शन सेंस मेक बनाता है अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं चला कदम, कुछ कदम चला, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया या कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया या मैंने कोई मोशन किया, तो वहां पे डायरेक्शन मेक्स सेंस, डायरेक्शन इज मोर रीजनेबल टू डिफाइन दैट थिंग। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनमें हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होगी, तो फिर उन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमें वेक्टर्स की इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेक्टर इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट जो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूज होगा। जैसे कि हमने अर्थमेटिक में डेवलप कर रखा है, गिनती डेवलप कर रखी है डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 6, मैग्नीट्यूड जो हम डिनोट करते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ वही सफिशिएंट होगा, कुछ के लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। देखो फिजिकल क्वांटिटी में 2 होंगी, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। पहले स्केलर देख लेते हैं, जो अब तक पढ़ा हमने स्केलर, उसमें मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड रहेगा, डायरेक्शन नहीं चाहिए। मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड रहेगा, डायरेक्शन नहीं चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, मास, मास को हम डिफाइन करेंगे किलोग्राम्स में, किलोग्राम्स इन नॉर्थ, किलोग्राम इन साउथ, ये कोई मतलब नहीं है, ओनली किलोग्राम्स इज सफिशिएंट टू डिफाइन मास। लेंथ की बात करें तो लेंथ मीटर्स में, ओनली मीटर इज सफिशिएंट। टेम्परेचर जैसे मैंने बताया, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन, कुछ भी टेम्परेचर स्केल यूज करो तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। टाइम सेकंड में हो कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट। इसके अलावा मेरे को बताओ स्केलर, एक दो एग्जांपल आप लोग बताओ, इनके अलावा एक दो एग्जांपल्स आप लोग बताओ कि स्केलर क्वांटिटीज और कौन कौन सी हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है।
बताओ बेटा। So volume, वॉल्यूम, टाइम, वॉल्यूम, टाइम, टाइम तो लिखा हुआ है बेटा। वॉल्यूम, टाइम, that work, वर्क, बिल्कुल speed, से। स्पीड, नहीं स्पीड नहीं होगा बेटा। हाँ स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी नहीं होगी। हाँ स्पीड हो सकती है, स्पीड जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है। देखो, है ना। आपने बताया वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है। वर्क, सही बात है। एनर्जी, सही बात है। स्पीड, सही बात है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि जिनमें मैग्नीट्यूड की ही सिर्फ बात हो, डायरेक्शन की कोई बात ना हो, दोज आर स्केलर। अब वापिस जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी पे, इसी की सेकंड टाइप देखें तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा था 5 कदम मैं चलूंगा किधर, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो दैट वाज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई वॉज डिस्प्लेसिंग माई सेल्फ 5 स्टेप्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। 5 मीटर बोलूं, 5 स्टेप्स बोलूं, 5 यूनिट्स बोलूं, दैट इज अ यूनिट, बट इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन वाज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर। हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वी हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑल्सो। A lift is accelerating upwards with some acceleration. A stone is rotated with some acceleration. है ना। A projectile is thrown with an angle. हमें एंगल बताना पड़ता है ना प्रोजेक्टाइल में, बिकॉज वहां पे एक्सेलरेशन की बात है। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर। वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर। स्पीड वेक्टर नहीं है बट वेलोसिटी वेक्टर है। वेक्टर वेलोसिटी लिखते हो तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर। फोर्स की भी डायरेक्शन का मतलब है ना यार, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उसी के हिसाब से उसके इफेक्ट डिसाइड होंगे। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस हिसाब से वो इफेक्ट करेगा हमारे मोशन ऑफ या फिर स्टेट ऑफ इनर्शिया को। तो इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए वी रिक्वायर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। मोमेंटम, बिल्कुल। और एग्जांपल दो बेटा। मोमेंटम, मोमेंटम होगा क्या यार? हाँ मोमेंटम होगा बेटा, बिल्कुल होगा, सही बात है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है बताओ। एक्सेलरेशन, हाँ बेटा। एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी में हम अगर लिख रहे हैं किलो जूल जूल, तो सिर्फ हम यूनिट में किलो जूल और जूल लिखने भर से सफिशिएंट है कि कितना एनर्जी है, 2 किलो जूल्स, या वर्क कितना किया, 2 किलो जूल्स। तो दैट डज नॉट हैव ए डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, चलो, तो समझ आया आपको। अब देखो वेक्टर है, वेक्टर के साथ 3 चीजें होंगी। पहला तो होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा, नंबर 1 टेल से हेड। हेड हो गया, ये एरो हेड है ना, इस एरो का जो हेड है दैट इज हेड, और इस एरो का जो टेल है दैट इज टेल। टेल से हेड की तरफ अगर मूव कर रहे हो तो हमें क्या मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगी, पहली चीज। टेल और हेड से मिल गई डायरेक्शन। और लेंथ ऑफ वेक्टर, जितना लंबा वेक्टर होगा, लेंथ ऑफ वेक्टर विल डिफाइन द मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना ही वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, देखो अब 2 वेक्टर है, मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये पहला है ये दूसरा है। तो फर्स्ट वन इज वेक्टर ए मान लो, दिस वन इज वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है ज्योमेट्रिकली कि भैया लेंथ ऑफ वेक्टर ए छोटी है लेंथ ऑफ वेक्टर बी के कंपैरिजन में। ठीक है, ये बात सबको समझ आती है? yes sir. yes sir, ठीक है बेटा। अब देखो, कुछ टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला टाइप है, पढ़ो इसको, कौन पढ़ेगा? हाँ सिमरन। The vectors acting along the same line in the same direction or opposite direction are called collinear vector. द वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, एक सीधी रेखा के अलोंग, इफ दे आर एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दैट मींस दे आर कोलिनियर। डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है या सिमिलर भी हो सकती है, डायरेक्शन से कोई मैटर नहीं है, एज फार एज दे आर एक्टिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी एक सीधी रेखा के अलोंग एक्ट कर रहे हैं तो दिस मींस दो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड
कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। अगर कोलिनियर वेक्टर है और सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, यानी उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, दिस मीन्स कि ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर कौन से हैं? जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री है। मैग्नीट्यूड कम हो, ज्यादा हो, इक्वल हो, अनइक्वल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। as far as they are acting in the same direction and the angle between them is 0 degree, this means these vectors are called parallel vectors. Third thing is एंटी पैरेलल वेक्टर। अब ये भी कोलिनियर वेक्टर होंगे बट इनके बीच का एंगल होगा पाई। if the angle between the vectors is 180 degree, this means these vectors are acting in the opposite direction to each other, so they are called anti parallel vector. If two vectors of the same type which are equal in magnitude but opposite in direction, magnitude सेम होगा यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर इज सेम बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, तो ऐसे वेक्टर क्या होंगे? अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर। पी वेक्टर पी का अपोजिट वेक्टर क्या है? वेक्टर क्यू, बिकॉज पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, है ना। यहाँ पे किसी को डाउट है इन चारों में? नो सर। है ना, बेसिक सिंपल चीजें हैं। एक बार नामकरण कर दिया वेक्टर्स का तो वही रहेगा, वो सीधा सीधा समझ भी आ रहा पढ़ के। फिर आते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब देखो, अगर डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स एंड द मैग्नीट्यूड इज आल्सो सेम, दिस मींस वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q। और देखो ज्योमेट्रिकली भी सेम है, दे आर इन एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड यानी लेंथ वाइज भी दोनों बराबर है, तो दिस मींस दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। फिर एक और वेक्टर आता है जिसको बोलते हैं गरीब वेक्टर। गरीब वेक्टर मतलब अ वेक्टर दैट डज नॉट हैव एनी मैग्नीट्यूड एंड देयर इज नो डिफाइंड डायरेक्शन, यानी कि जीरो मैग्नीट्यूड है और अनडिफाइंड डायरेक्शन है। सच ए वेक्टर इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? ओ के ऊपर एरो हेड लगा देंगे, तो सच ए वेक्टर इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। अब ऐसे वेक्टर को ग्राफिकली डिनोट करना इज इम्पॉसिबल बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। इफ मैग्नीट्यूड इज जीरो दिस मींस लेंथ ऑफ द वेक्टर इज आल्सो जीरो। अब जिस वेक्टर की लेंथ ही जीरो हो गई उसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अनडिफाइंड डायरेक्शन है तो ना हेड है ना टेल है, बिकॉज डायरेक्शन हेड और टेल से डिसाइड होती है, बट हेड और टेल नहीं है क्योंकि अनडिफाइंड डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड जीरो है, दिस मींस द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज जीरो, दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ सच अ वेक्टर ऑन अ पेपर। कहीं भी ड्रॉ करना उसको ज्योमेट्रिकली इम्पॉसिबल है। टू वेक्टर्स हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट। अगर दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। देखो वेक्टर ए और बी है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से वो स्टार्ट हुए हैं, यानी अगर टेल जिन दो वेक्टर्स की अगर एक कॉमन पॉइंट पे है ओ पे, तो वेक्टर ए और बी इन दिस केस आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ऐसे ही एक और होगा जहां पे टर्मिनेट। अगर टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को टर्मिनल इफ द टर्मिनल पॉइंट इज कॉमन, यानी कि देखो ए और बी है, इनका टर्मिनल पॉइंट जहां पे टर्मिनेट हो रहे हैं वो ओ है। वेक्टर ए और बी का यहाँ इस केस में टर्मिनल पॉइंट कॉमन है, तो दीज टाइप ऑफ वेक्टर आर कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर्स। एक चीज और दिखा देते हैं आपको, देखो ये लास्ट देख लो। द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। अगर वेक्टर एक ही प्लेन में, एक ही 2D प्लेन में लाई करते हैं, सच वेक्टर्स और सच पेयर ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, अगर इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज फिक्स्ड, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स, एंड इफ द इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड दे आर कॉल्ड एज नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स या अनलोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो ये हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ये नामकरण है। इसमें अगर किसी को कोई सा भी समझ नहीं आया तो पूछ लो बेटा, नोट्स में दे दिया है, एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये याद आ जाएगा। ठीक है, यस सर।
ठीक है, अब यूनिट वेक्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। ये अच्छा किया आप लोगों ने ना, ये बेसिक पार्ट आज कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग बोल देते सर नहीं पढ़ेंगे तो फिर छूट जाता। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे बेटा, यस सर। है ना। तो आज अगर किसी को डाउट है तो रुकेंगे, अदरवाइज अभी गुड नाइट बोलेंगे, निकल लेंगे सब लोग। यस सर, ठीक है बेटा। तो अभी किसी को डाउट है वो स्टे करे, अदरवाइज बेटा ड्रॉप ऑफ, वी कैन ड्रॉप ऑफ।